मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैं इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने लेक्चर वन के माध्यम से मैंने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा दिया था। उसी जो है ना चैप्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो चलिए आज के क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे देश का राष्ट्रीय आय जो है ना, राष्ट्रीय आय का आंकलन करने का क्या इतिहास रहा है, और राष्ट्रीय आय का गणना करने की विधि समझेंगे, और गणना करने में क्या क्या कठिनाइयां होती है वो सभी हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय के आंकलन करने में क्या क्या कठिनाइयां होती है, राष्ट्रीय आय का आंकलन किस प्रकार किया जाता है, वो सब जो है ना, ये सब टॉपिक आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा शुरू करते हैं। जैसे कि मेरा थोड़ा थंबनेल भी देख लीजिए, ये पार्ट 2 है, चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं और लेक्चर 2 वीडियो है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिएगा, तब आपको जो है लेक्चर 2 समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक चरण। भारत की राष्ट्रीय आय का बहुत जो है ना पुराना इतिहास रहा है राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए, और राष्ट्रीय आय का विकास करने में जो है ना भारत का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना इनका इतिहास भी है। जैसा कि भारत में पहली बार और राष्ट्रीय आय का आंकलन अगर देखा जाए, तो पहली बार राष्ट्रीय आय का आंकलन अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले देश में राष्ट्रीय आय का आंकलन लगाया, और राष्ट्रीय आय का आंकलन लगा के और कहता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है ना देश का मात्र 20 रुपया। कितना रुपया है? 20 रुपया। स्वतंत्रता से पहले 1868 में, कितना में? 1868 में, स्वतंत्रता से पहले 1868 में जो है ना राष्ट्रीय आय की अगर बात किया जाए, तो राष्ट्रीय आय स्वतंत्रता से पहले क्या था कि हमारे राष्ट्रीय आय को अंग्रेज शोषण करता था। शोषण करने के बाद जो है ना देश का संपत्ति जो है ना इंग्लैंड ले जाता था। तो पहले हमारे संपत्ति को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उस सोने के चिड़िया को शोषण करता है, नष्ट करता है अंग्रेज, और अपनी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ले जाता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का दयनीय स्थिति हो जाता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम सुकुड़ जाती है। आगे स्वतंत्रता से पहले 1868 की अगर बात किया जाए, तो 1868 में भारत के प्रसिद्ध जो है ना अर्थशास्त्री, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इतिहासकार दादा भाई नौरोजी ने आय का अनुमान लगाया। आय का क्या लगाया? अनुमान लगाया कि भाई देखा जाए, गणना किया जाए। इनके दिमाग में रियलाइज हुआ कि भाई इतना बड़ा देश है, इस देश का राष्ट्रीय आय क्या है, इस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो इन्होंने अनुमान लगाकर कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक, इसका एक पुस्तक है बहुत फेमस है, ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक है बहुत ही फेमस है बउआ, बहुत ही फेमस है, पोएट्री एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया। इन पुस्तक में जो है ना राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाकर बोला है कि देश का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के बारे में बताया कि देश का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मात्र 20 रुपया है। कितना रुपया है? मात्र 20 रुपया देश के प्रति व्यक्ति आय का है। और किसने बताया है? दादा भाई नौरोजी ने बताया है। किस पुस्तक के माध्यम से? तो कहिएगा पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से बताया है। इसके बाद एक और प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जिनका नाम है डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1925 और 29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। मतलब इसके द्वारा जो निकाला गया है, डॉक्टर VKVR राव ने, इसके द्वारा जो राष्ट्रीय आय का आंकलन किया गया था 1925 से 29 के बीच में, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा और ये प्रचलित भी रहा। तो आपसे इतना प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, आपसे इतना प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्रता से पहले पहली बार देश में राष्ट्रीय आय का आंकलन कब होता है? 1868 में होता है। कौन करता है? तो कहेगा ये दादा भाई नौरोजी जी करते हैं। एक कौन है? तो कहेगा दादा भाई नौरोजी एक जो है ना ब्रिटिश शिक्षित भारतीय है। क्या है? ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। इनका जन्म गुजरात में हुआ है इनका, और इन्होंने आय का अनुमान लगाया। और आय जो है ना किस पुस्तक के माध्यम से जानकारी देता है? तो कहेगा पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से जानकारी देता है। और इस पुस्तक के माध्यम से वार्षिक आय करा, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना रुपया है? 20 रुपया जो है ना बताया। इसके बाद देखा जाए एक और अर्थशास्त्री आता है जिनका नाम है भैया डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1925 से 29 के बीच में जो है राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है, और इसका जो है ना आंकड़ा सबसे प्रसिद्ध रहता है भारत में।
आगे अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी, स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी और बीके राव ने एक राष्ट्रीय आय के आंकलन में बताता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए देश के बहुत बड़े स्तर पे केंद्रीय सरकार के लेवल पर एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरे देश का क्या करता है, राष्ट्रीय आय का क्या करता है, आंकलन करता है। तो राष्ट्रीय आय का आंकलन अगर देखा जाए तो अगस्त 1949 में कह रहा है कि अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कह रहा है, प्रोफेसर कौन कह रहा है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो अगस्त 1949 में देश स्तरीय पे पूरे देश के राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने जो है ना राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब होता है, तो कहिएगा अगस्त 1949 में होता है। कब होता है, अगस्त 1949 में होता है। कौन करता है, तो कहेगा पीसी महालनोबिस करता है। और जब पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी के मॉडल पे आधारित है। इसके बाद देखा जाए तो उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रीय आय अनुमान आंकलन कराया था। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ अगर मिटा लेते हैं, इसको देखते हैं कि उद्देश्य मतलब इस समिति का उद्देश्य क्या था, इस समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय आय का क्या करना है, अनुमान लगाना। इस संगठन के तहत कहिएगा राष्ट्रीय आय समिति के मतलब राष्ट्रीय स्तर पे आय का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है ताकि जो है देश का राष्ट्रीय आय अनुमान लगाया जा सके। आगे अगर देखा जाए तो सन 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मतलब कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो राष्ट्रीय आय समिति ने देश के राष्ट्रीय आय का आंकलन करके 1951 में पहली बार जो है रिपोर्ट सौंपता है सरकार के पास और जनता के पास। अब देखिए 1948 और 49 के बीच में, 1948 और 49 के लिए देश का कुल राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ था। कितना था, 8650 करोड़। मतलब राष्ट्रीय आय समिति जो है, राष्ट्रीय आय समिति जो है समिति, इन्होंने आंकलन करके बताया कि देश का राष्ट्रीय आय कितना है, अभी 8650 करोड़ है। मतलब 86.5 करोड़, 86.5 करोड़ रुपया जो है ना, 86.5 करोड़ रुपया जो है ना, 86.5 करोड़ रुपया जो है ना, 8650 करोड़ रुपया जो है ना देश का राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया। तो भाई जब देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाएगा तो प्रति व्यक्ति भी आय आसानी से निकल जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय का भी अंक निकाला गया। तो प्रति व्यक्ति आय मात्र 246 रुपया 90 पैसा, 246 रुपया 90 पैसा निकाला गया। मतलब 246 रुपया 90 पैसा पर व्यक्ति पर, देश के पर व्यक्ति पर पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे तो प्रति व्यक्ति आय कितना इसका वैल्यू निकलेगा, 246 रुपया, और राष्ट्रीय आय कितना निकलेगा, 8600 कितना है, 8650 करोड़ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कितना है, 246 रुपया 90 पैसा। उसी प्रकार विभिन्न देशों का जो है ना राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय निकाला गया है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1954 में अगर देखा जाए तो आय के आंकलन के लिए मतलब व्यवस्थित तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से, सूटेबल तरीका से एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है केंद्रीय संख्यायिका संगठन। क्या नाम है, केंद्रीय संख्यायिका संगठन है, जिसका नाम है, इसे CSO कहते हैं। क्या कहते हैं, CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका गठन हो जाता है, मतलब इसे कहेंगे केंद्रीय संख्यायिकी संगठन, केंद्रीय संख्यायिकी संगठन कहेंगे बबुआ। तब इसका गठन की अगर बात किया जाए तो कहिएगा जून 1954 में इसका गठन होता है। कब होता है, जून 1954 में इसका गठन हो जाता है।
तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय संख्यायिका संगठन का गठन कब होता है, तो कहेगा जून 1954 में इसका गठन होता है। और इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए, सीएसओ का मुख्यालय अगर देखा जाए, सीएसओ को जो है ना इसे एनएसओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएसओ भी कहते हैं। मतलब इसको कहेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहेंगे, या इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। मुख्यालय है, समझ आइए, सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इस संगठन के द्वारा, इस ऑफिस के द्वारा देश के राष्ट्रीय आय का आंकलन तैयार किया जाता है। आगे है राष्ट्रीय आय के सृजन। राष्ट्रीय आय के सृजन में सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का। सबसे अधिक योगदान तीनों क्षेत्र का है। पहला अगर देखा जाए तो पहला प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। पहला प्राथमिक क्षेत्र है बउआ। दूसरा देखा जाए, दूसरा द्वितीय क्षेत्र है। क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र है। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा है सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों का जो है ना, तीनों क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी भी बढ़ाने में इस सबका योगदान सबसे ज्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र को कहेंगे कृषि क्षेत्र। क्या कहेंगे? कृषि क्षेत्र कहेंगे। द्वितीय क्षेत्र को कहेंगे व्यापार कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विनिर्माण, ये सब जो है ना द्वितीय क्षेत्र में ही आता है। सेवा क्षेत्र में जैसे में आपको सेवा मिलेगा, अस्पताल हो गया, अस्पताल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सड़क सेवा सब हो गया, होटल हो गया, ये रेस्टोरेंट हो गया, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो इनका भी योगदान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक योगदान देखा जाए तो 55% से अधिक जो इसका योगदान है। किसका? सेवा क्षेत्रों का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है भैया। रेलवे सेक्टर हुआ, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र में ही आता है। ये सब क्या है? राष्ट्रीय आय का आंकलन करने का समिति है। ये सब कौन समिति है? तो सीएसओ समिति है। और किसके इस समिति का गठन कौन करता था? पीसी महालनोबिस। कौन करता है? पीसी महालनोबिस गठित करता है। आगे अगर देखा जाए तो आगे है पर कैपिटा इनकम। अब देखिए राष्ट्रीय आय को आंकलन करने में राष्ट्रीय आय को आंकलन करने में सबसे बेस्ट तरीका है पर कैपिटा इनकम। पर मतलब पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। मतलब एक सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका अगर देखा जाए, सबसे अच्छा तरीका अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय को आंकलन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रति व्यक्ति आय, जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम। क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बारे में थोड़ा समझते हैं। मतलब इसे क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। कहा कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब है किसी भौगोलिक क्षेत्र, मतलब आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस देश में आप बिलोंग करते हैं, कहा जैसे देश, राज्य, शहर, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति द्वारा, मतलब मैं द्वारा, एक्स द्वारा, वाई द्वारा, जेड द्वारा, जितने भी एक्स वाई जेड आदमी हैं, सभी द्वारा जो अर्जित संपत्ति जो अर्जन करता है, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वाई व्यक्ति है और जेड व्यक्ति है, इसका 20 रुपया है, इसका 40 रुपया, इसका 60 रुपया, और सभी को मिलाकर कितना हो गया? 60, 40, 100, 120 हो गया। देश में कुल कितने व्यक्ति हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो 40 आ गया। तो प्रति व्यक्ति इसका कितना हो जाएगा? 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जिस देश में आप बिलोंग करते हैं, जिस देश से आप बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी को मिलाकर करा कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा अर्जित धन की औसत राशि एक वर्ष में, मतलब एक वर्ष में जितने भी व्यक्ति धन को अर्जित किया है, सबका औसत राशि मिलाकर इसकी गणना क्षेत्र की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके किया जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? देश के कुल जनसंख्या, मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए इसके कुल राष्ट्रीय आय, कभी कहिएगा कुल राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से क्या कर देंगे? भाग देंगे। कुल जनसंख्या से क्या देंगे? भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो भागफल निकलेगा वो क्या कहलाएगा? तो कहिएगा पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या होता है।
कुल राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। मतलब प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है जिस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है उन सभी क्षेत्रों में आपने जो धन अर्जित किया है उस सभी धन को वार्षिक औसत धन में बदलकर जो है ना देश के कुल राष्ट्रीय आय से जो है ना देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। इसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। क्या कहेंगे, पर कैपिटा। यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश कुल राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या को क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। इसका आंसर सूत्र हो जाएगा। अब इसका अगर देखा जाए यहाँ प्रति व्यक्ति आय से संबंधित कुछ अवधारणाएं भी है। प्रति व्यक्ति आय से कुछ क्या है, अवधारणाएं भी है। जीवन स्तर का मापना। अब जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित कुछ मुख्य अवधारणाएं भी है। अगर जीवन स्तर का मापन, आपका अगर प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगा तो आपका जीवन स्तर क्या होगा, बेहतर होगा। आपका जीवन शैली बेहतर होगा। आप अधिक खर्चा करेंगे अपने जीवन पे, रहन सहन में आप अधिक खर्चा करेंगे, स्वास्थ्य पे अधिक खर्चा करेंगे, देख रेख में अधिक खर्चा करेंगे, अपने जो है ना परिवार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे अधिक खर्चा करेंगे। मतलब ये सब जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा वो सब जो है ना उसके हिसाब से उसका खर्चा भी बढ़ने लगता है। अगर इसका उपयोग अक्सर किसी जनसंख्या के जीवन स्तर, किसी जनसंख्या के जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण के एक मोटे संकेत के रूप में भी किया जाता है। मतलब जो है ना जीवन स्तर का मापन कर, जीवन स्तर कह रहा है, जीवन स्तर भी इसका बेहतर होगा और आर्थिक कल्याण अगर उसका बेहतर है तो समझेंगे कि उसका जो है ना प्रति व्यक्ति आय भी बेहतर है और उनका जो है ना जीवन स्तर भी, जीवन जीने की शैली भी अच्छी है। आगे देखा जाए तुलना की अगर बात किया जाए, यह विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच में आर्थिक जीवन स्तर की तुलना करने में सहायक होता है। अब किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी भी देश में जाइएगा तो वहां अमीर और गरीब भी वहां में रहता है। तो जो अमीर रहते हैं उनका क्या है, उनका प्रति व्यक्ति आय बेहतर रहता है और जो गरीब रहता है उनका प्रति व्यक्ति आय कम रहता है, वो निर्धन रहते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है ना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम, शारीरिक और मानसिक बल से काम करते हैं और अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो अमीर लोग हैं, जो संपत्ति लोग हैं, वो 10 दिन काम नहीं भी करेंगे तो उनका जो है ना, उनका राष्ट्रीय आय में या प्रति व्यक्ति आय में जो है ना उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कह रहा कि तुलना भी करना यहाँ जरूरी है। लोग तुलना से भी जो है ना लोग काम करते हैं और जो है ना अपना प्रति व्यक्ति आय बेहतर सुधारने में प्रयास करते हैं। सीमाएं अगर देखा जाए तो हालांकि यह आय के वितरण का संकेत नहीं देता है, यह आय के वितरण का संकेत नहीं देता है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो सकती है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो सकती है, लेकिन आय में महत्वपूर्ण असमानताएं हो सकती है। आय में क्या है, लेकिन मान लीजिए एक्स वाई, मान लीजिए यहाँ पे एक्स आदमी और वाई आदमी जेड आदमी, इसका प्रति व्यक्ति आय 100 है, इसका 120 है, इसका 100 क्या है 40 है। तो यही कह रहा है कि इनकी जो सीमाएं हैं वो कभी समान नहीं होगी। जो मतलब गरीब आदमी का जो है ना प्रति व्यक्ति आय कम रहता है और अमीर का प्रति व्यक्ति आय अधिक रहता है। वही यहाँ पे असमानताएं हो सकती है, जहाँ जनसंख्या एक छोटा सा हिस्सा कुल आय का सबसे बड़ा हिस्सा कमाता है। मतलब जो जनसंख्या बड़ा रहेगा तो वहां गरीबी भी ज्यादा रहती है और जहाँ जनसंख्या कम रहता है वहां गरीबी कम, उसका उस देश का अर्थव्यवस्था बेहतर रहता है। जैसा कि अगर देखा जाए तो कनाडा में जाइए तो कनाडा में जनसंख्या कम है, उसका अर्थव्यवस्था काफी बेहतर है, उसका अर्थव्यवस्था काफी बेहतर है। अमेरिका में जाइएगा उनका जनसंख्या कम है तो उनका अर्थव्यवस्था काफी बेहतर है। जापान में जाइएगा तो जापान के अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो जापान की अर्थव्यवस्था जो है ना काफी जो है ना बेहतर है, उनकी जनसंख्या भी कम है। सब होता है। सकल घरेलू उत्पाद भी इसमें मैटर करता है। प्रति व्यक्ति आय का सकल घरेलू उत्पादन से निकटता से संबंधित है, जो किसी देश की जीडीपी का मूल्य उसकी जनसंख्या को विभाजित है। जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं को सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य होता है। मतलब अगर हम जीडीपी निकाल लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी जो है ना अनुमान लगाना और आसान हो जाएगा। क्योंकि जीडीपी कहता है कि किसी देश के अंतर, किसी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत सेवाओं और वस्तुओं द्वारा उत्पादित मौद्रिक मूल्य के योग को जो है ना हम क्या कहेंगे, मौद्रिक मूल्य को योग को ही क्या कहेंगे, हम जीडीपी कहेंगे, सकल घरेलू उत्पादन कहेंगे। और इतना पता चल जाएगा और उस क्षेत्र का जनसंख्या पता चल जाएगा तो हम आसान से जो है ना आसानी तरीका से हम प्रति व्यक्ति आय को हम आंकलन कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका है।
तो प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए सबसे सटीक तरीका और सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो कहिएगा सबसे बेहतर तरीका है पर कैपिटा इनकम है। क्या है? पर कैपिटा इनकम है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय का, किसका? प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का आंकलन का, राष्ट्रीय आय के आंकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो कहिएगा राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए सबसे बेहतर तरीका है पर कैपिटा इनकम है। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। मतलब राष्ट्रीय आय को आंकलन करने के लिए, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सबसे बेहतर तरीका की अगर बात किया जाए तो सबसे बेहतर तरीका देखा जाए, सबसे बेहतर तरीका है पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के लिए बताएं कि पर कैपिटा इनकम जो है पर कैपिटा इनकम की मुख्य अवधारणाएं हैं। इस सब को भी आप नोट कर सकते हैं या इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होगा तो इसको जो है ना बोर्ड पीडीएफ को जो है हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। आगे है भारत के राष्ट्रीय आय बहुत कम है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है, इसका भी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि भारत के राष्ट्रीय आय क्या है? बहुत कम है भैया। भाई राष्ट्रीय आय कम रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा? कम ही होगा। हमारे देश का राष्ट्रीय आय कम है और कम है इसीलिए हमारा देश क्या है? विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। कौन देश है? क्वेश्चन पूछेगा हमारा देश क्या विकसित देश है कि विकासशील देश है, तो कहेगा हमारा देश विकासशील देश है। क्या देश है? विकासशील देश है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विकसित मतलब होता है जिसकी अर्थव्यवस्था कम होता है वह विकसित होता है, और एक होता है विकासशील होता है। कभी होता है एक विकसित होता है। विकसित का मतलब होता है जिसका अर्थव्यवस्था अच्छा होता है, जिसका अर्थव्यवस्था बेहतर होता है। कभी होता है बेहतर होता है। तो विकासशील का मतलब होता है जिसका अर्थव्यवस्था कम है, जिसका राष्ट्रीय आय कम है, जिसका प्रति व्यक्ति आय कम है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय कम होगा मतलब प्रति व्यक्ति आय कम है तब ना राष्ट्रीय आय कम है। मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है तो देश के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो वही बात कर रहा है कि जनता के पास जो पैसा है वही पैसा सरकार का है। वही पैसा क्या है? सरकार का। जनता का पैसा को ही मिलाकर क्या राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो वही कह रहा है कि जिसकी जो है ना राष्ट्रीय आय कम रहेगा, मतलब जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा, तो स्वाभाविक बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि उसका राष्ट्रीय आय क्या होगा? कम ही होगा। आगे प्रति व्यक्ति आय भी क्या है? कम है। प्रति व्यक्ति आय यही है राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा तरीका है मापने का, प्रति व्यक्ति आय। पहले अगर प्रति व्यक्ति आय हम निकाल लेते हैं, हम अपना इनकम अगर निकाल लेते हैं, XYZ का इनकम अगर निकाल लिया जाए तो आराम से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। और मेरा ही इनकम कम रहेगा तो देश का इनकम कैसे बढ़ेगा? तो हमें पहले कमाना पड़ेगा, मेरा आय बढ़ेगा तब राष्ट्र की आय बढ़ेगा। तो यही कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि भारत का प्रति व्यक्ति, भारत का अगर देखा जाए तो $950 था। कितना था? $950 अर्थव्यवस्था था। इसके बाद देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय, भारत के प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का 1/48 हिस्सा। मतलब अमेरिका का जितना अर्थव्यवस्था है, अमेरिका का मान लीजिए अमेरिकन व्यक्ति के 48 रुपया है, तो इंडियन व्यक्ति का कितना रुपया है? मात्र 1 रुपया है। कितना रुपया है? 1 रुपया है। तो कितना अंतर हो गया? 47 का अंतर हो गया। मतलब इसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कितना खराब अर्थव्यवस्था है भारत का। तो यही कर रहे हैं कि भारत के प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का कितना है? 1/48 हिस्सा है। मतलब 48 हिस्सा में से एक हिस्सा जो है ना भारत के बराबर है। अगर अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो $46,040 है। कितना है? $46,040 है। और भारत का अगर देखा जाए तो कितना है? $950। भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है? $950 है। और अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना लगेगा? $46,040। ये डॉलर की बात कर रहे हैं, यहाँ डॉलर है, यहाँ डॉलर, कितना का अंतर? यहाँ 46,000 है और यहाँ 950 है। तो हमारा अर्थव्यवस्था जो है ना विकासशील अर्थव्यवस्था है, और जिसके कारण जो है ना हम लोग विकासशील देश में आते हैं, हमारा अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ पाता है क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार को जो है ना राष्ट्रीय आय को अगर बढ़ाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सरकार को सबसे पहले उद्योग लगाना चाहिए, देश में अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए सरकार को, जीडीपी पे जो है ना सरकार को काम करना चाहिए, सकल घरेलू उत्पादन पे समान जो है ना काम करना चाहिए, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर काम करना चाहिए सरकार को।
इसके बाद जो है ना बेहतर जीवन जीने का जो है ना सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद रोजगार का जो है ना प्रोत्साहन करना चाहिए, व्यापार करने का प्रोत्साहन करना चाहिए। इससे क्या होगा, देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और जब देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्रीय आय बेहतर होगा, और राष्ट्रीय आय हमारा बेहतर होगा तो हमारा अर्थव्यवस्था भी क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आगे है इंग्लैंड की, अगर बात किया जाए तो इंग्लैंड के प्रति व्यक्ति आय 42,740 है, 42,740 है। अमेरिका से कुछ ही कम है, अमेरिका से कुछ ही कम है, मतलब ये अमेरिका, ब्रिटेन जो है ना अमेरिका से क्या, अमेरिका को टक्कर दे सकता है आराम से। आगे देखा जाए चीन की अगर बात किया जाए तो चीन के कितना है, 2360 है। भारत के 900 कितना है, 50 है, और चीन के कितना है, 2360 है। हम चीन को भी पीछा नहीं कर पा रहे हैं। चीन का अगर देखा जाए तो लगभग 4 ट्रिलियन, मतलब चीन का अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था 120 ट्रिलियन के पास है, और हमारे भारत के पास अर्थव्यवस्था कितना है, मात्र जो है ना 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो या कहाँ 120 ट्रिलियन है, कहाँ 120 ट्रिलियन है, और कहाँ 4 ट्रिलियन है, काफी का अंतर है, काफी का अंतर है। तो यहाँ चाइना से भी हमारा अर्थव्यवस्था काफी नीचे है, इसको सुधार करने की जरूरत है। बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो 870 है बांग्लादेश, इससे बढ़िया तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश का होने का क्या कारण है, $870 प्रति व्यक्ति आय होने का सबसे अच्छा रीजन है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है, और वहां जो है ना जनसंख्या कम होने के कारण वहां जो है ना वहां के प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, लोग कमाते हैं और उसका जीवन कमाते हैं, अच्छे तरीका से जीवन जीते हैं। तो ऑप्शन इधर क्या होगा, चलिए तो इसका क्या होगा, तो बांग्लादेश भी अच्छा है, और इंडिया की तुलना में अगर देखा जाए तो इंडिया की तुलना में बांग्लादेश तो ठीक है मिला जुला के। और सबसे बेहतर किसका है, अमेरिका का है, सबसे बेहतर किसका है, अमेरिका का। आगे अगर देखा जाए तो आगे अब नहीं है, तो आगे तो ये सब है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय को आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो कहिएगा, देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय आय को आंकलन करने का बेहतर उपाय। चलिए बेहतर उपाय में पहला देखेंगे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। प्रति व्यक्ति को क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय को क्या करना है, बढ़ाना है। प्रति व्यक्ति आय अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय क्या होगा, एक बेहतर हो जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए होगा, दूसरा है सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन अगर आपका बेहतर है, जीडीपी अगर बेहतर है, जिस देश का अगर जीडीपी बेहतर है तो उसका प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, बेहतर होगा। और प्रति व्यक्ति आय जिसका बेहतर है तो उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था मतलब राष्ट्रीय आय भी उसका बेहतर होगा। आगे अगर देखा जाए तो आगे शिक्षा अगर देखा जाए, शिक्षा स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा को क्या करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बेहतर कर। लोग शिक्षित होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, लोग शिक्षित होंगे तो उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो उसके पास एक अच्छा इनकम आएगा, और वही इनकम जो है ना देश के राष्ट्रीय आय में बढ़ाने में जो है ना काम आएगा। तो ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा को भी क्या करना है, बेहतर करना है। इसके बाद संसाधन, आवश्यकता के अनुसार ही संसाधन का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार संसाधन का इस्तेमाल करना चाहिए। संसाधन का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जितना आपको आवश्यकता है, अगर 2 रुपया की आवश्यकता है तो 2 रुपया ही खर्च करेगा। जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी की आवश्यकता जो है ना उसका यूज करें। तो जितना आवश्यकता है उसी के अनुसार आप संसाधन का उपयोग करेंगे तो जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए जो है ना उसको यूज करने के लिए जो है ना जो पर्याप्त संसाधन बचा रहेगा। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय आय को आंकलन करने का बेहतर तरीका है। इस पे व्यापार पे जोर देना चाहिए। किस पे, व्यापार पे जोर देना चाहिए। व्यापार के बाद देखा जाए तो व्यापार हुआ, इसके बाद रोजगार बढ़ाना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। इसके बाद अगर महंगाई कम करना चाहिए, कभी होगा महंगाई जो है महंगाई कम होनी चाहिए, इसके बाद देखा जाए
तो व्यापार हुआ, रोजगार हुआ, महंगाई हुआ, ये सब अगर आपका कम है, ये सब अगर आपका बेहतर है, अगर व्यापार पे जोर दिया जाए, रोजगार पे जोर दिया जाए, महंगाई कम कर दिया जाए, तो हमारा देश का राष्ट्रीय आय क्या होगा, और बेहतर हो जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय और क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। तो इतना कल के क्लास में हम पढ़ेंगे, कि राष्ट्रीय आय को आंकलन करने में क्या क्या कठिनाई आती है। राष्ट्रीय आय को आंकलन करने में, राष्ट्रीय आय को आंकलन करने में क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या कठिनाई आती है, मतलब राष्ट्रीय आय को आंकलन करने में क्या क्या परेशानियां आती है, ये चीज हमको देखना है। तो ये कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही तक कहने देते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले ई पद को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, और जो है ना, कम से कम जो है ना, अगर आप चाहते हैं तो स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए।